जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 6 प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन इसके लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो इससे पहले यदि आप लोग इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। पहला प्रश्न है कि ड्रिप सिंचाई व्यवस्था क्या है। इसका उत्तर लिखेंगे कि वैसे क्षेत्र जहां जल अपर्याप्त है, यानी कि जहां पे जल की मात्रा अच्छे तरीके से नहीं उपलब्ध हो पाता है, यानी कि जल की वहां पे आपूर्ति पूरी तरीके से नहीं है, तो अर्थात बारिश की कमी होती है, या फिर बोल सकते हैं कि जहां पे बारिश का अभाव होता है, यानी कि बारिश है वह समय पर नहीं होता है, जिस कारण से वहां पे जल का अभाव रहता है, तो वहां फसलों की सिंचाई समस्या खड़ी हो जाती है। तो उस क्षेत्र में फसलों को सिंचाई करने के लिए जल का अभाव रहने के कारण फसलों को सिंचाई समय पर नहीं हो पाता है। तो ऐसी समस्या को दूर करने के लिए जल प्रबंधन कर अर्थात बारिश के जल को इकट्ठा कर खेतों में इसका उपयोग फुब्बारे अर्थात बूंद बूंद करके जल को पहुंचाया जाता है, यही कहलाता है ड्रिप सिंचाई व्यवस्था। तो हम लोग समझेंगे कि इसको कि जिस क्षेत्र में जल की अभाव होता है, यानी कि जहां जल कम मात्रा में पाया जाता है, और या फिर यह भी बोल सकते हैं कि जिस क्षेत्र में बारिश कम होता है, तो वैसे क्षेत्रों में फसलों को पटाने के लिए जल की आवश्यकता होती है, किंतु जल नहीं रहने के कारण उन क्षेत्रों में अच्छे तरीके से फसलों को पानी नहीं दिया जाता है। तो जब कभी भी वर्षा होती है तो उसी जल को इकट्ठा करके रख लिया जाता है और फिर उस जल को एक यंत्र के माध्यम से उस जल को बूंद बूंद करके पौधों के समीप गिराया जाता है, जिससे कि उस फसलों को जल की आपूर्ति होती रहे एवं जितने भी अतिरिक्त जल होते हैं वे बर्बाद नहीं हो पाए। तो यही व्यवस्था है जो कि कहलाता है ड्रिप सिंचाई व्यवस्था। अगला प्रश्न है कि जल संचयन क्या है। इसका उत्तर लिखेंगे कि धरातलीय तथा भूमिगत जल भंडारों में जल की कमी काफी अधिक हो गई है। भूमिगत जल का निष्कासन अधिकतम सीमा से ज्यादा होने से तथा उस अनुपात में उसका पुनः परिपूरण नहीं होने से भूमिगत जल स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है। भूमिगत जल का परिपूरण वर्षा जल से होता है। वर्षा जल के अधिक से अधिक उपयोग और संचयन कर भूमिगत जल स्तर को बनाए रख सकते हैं। हमें नदियों, तालाबों, गड्ढों आदि में पानी का संचयन करना चाहिए। इनके संचयन में भूमिगत जल का भंडारण अधिक होगा। वर्षा के दिनों में वर्षा का जल अधिक उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार भूमिगत जल के स्तर को बनाए रखना ही जल संचयन कहलाता है। यानी कि जल संचयन का अर्थ ही होता है कि जल को संचयित करके रखना। तो आप लोग देखते भी होंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जब कभी भी वर्षा नहीं होती, तो आप लोग देखते भी होंगे कि जब कभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा होती है तो उसके जल को इकट्ठा करके नदी, तालाबों इत्यादि में रख लिया जाता है, और जब कभी वर्षा नहीं होती है तो उसी जल को खेतों में पटाने के लिए उसका यूज करते हैं, जिससे कि फसल समय पर हो पाए और फसल की बर्बादी ना हो पाए। तो जल को इकट्ठा करके रखना ही कहलाता है जल संचयन। अगला प्रश्न है कि कूड़े कचरों के पुनर्चालन से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे कि कूड़े कचरों के पुनर्चालन का अर्थ यह है कि कूड़े कचरों को गलाकर या फिर किसी अन्य प्रकार से उनका उपयोग दोबारा किया जाता है, यह पुनर्चालन कहलाता है। यानी कि जब कोई भी कूड़ा कचरा होता है तो उसको फिर से हम लोग गला करके या फिर किसी और भी तरीका से यदि हम लोग उसका फिर से दोबारा उपयोग करते हैं तो यही कहलाता है पुनर्चालन। तो जैसे कि प्लास्टिक, कागज, कांच या धातुओं का पुनर्चालन कर नई वस्तुएं बनाई जाती है, तथा रसोई घर के नम कचरों का पुनर्चालन करके कंपोस्ट बनाया जाता है, यानी कि खाद बनाया जाता है, जिसका उपयोग जैविक खाद के रूप में किया जाता है, और फिर इस खाद को खेतों में डाल दिया जाता है, जिससे कि खेतों की उर्वरा शक्ति है वह बना रहती है। वाहनों के लिए उत्सर्जन संबंधी मानदंड क्या है। यानी कि वाहन से जब कोई भी उत्सर्जी पदार्थ निकलते हैं तो उनके लिए उसे क्या दंड मिलता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि भारत में भी वाहनों की भारी संख्या है और अधिक यातायात वाले महानगरों में इन प्रदूषकों के स्तर में वृद्धि पाई गई है। वाहनों से उत्सर्जित धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन तथा अन्य हानिकारक पदार्थ होते हैं, यानी कि ये सभी गैसें हैं जो कि निकलती है वाहनों से। इन प्रदूषकों के स्तरों को नियंत्रित करने हेतु 1988 में सर्वप्रथम यूरोप में उत्सर्जी
मानदंड जो कि लागू किया गया था। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3, यूरो 4 इस प्रकार से यह चलाया गया था उत्सर्जी मानदंड। और इसमें देख सकते हैं कि ये डीजल से चलने वाले जितने भी थे गाड़ियां जैसे कि ट्रक, बस, ये सभी हो गए हैं। तो इन सभी से कौन कौन सी गैसें कितनी मात्रा में निकलता है, तो इसी के लिए इन सभी को रोकने के लिए ही यह जो कि उत्सर्जी मानदंड को चलाया गया था। तो आप लोग इससे समझ गए होंगे। और अभी वर्तमान में भी देखते होंगे कि जितनी भी गाड़ियां चलती है तो उनको सभी से ही हानिकारक पदार्थ जो कि निकलते हैं, हानिकारक गैसें निकलती है। तो उन सभी के लिए ही बनाया जाता है, गाड़ी का प्रदूषण बनाया जाता है, ये सभी उसी के लिए ही होता है। तो ये सभी हैं जो कि एक प्रकार से उनसे दंड के रूप में वसूली की जाती है। 5 नंबर प्रश्न है कि वन तथा वन्य जीव हमारे लिए किस प्रकार से लाभदायक है। इसका उत्तर लिखेंगे कि प्राकृतिक संसाधनों में वन का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये हमारे आर्थिक विकास के साधन मात्र ही नहीं है, बल्कि प्राणियों के अस्तित्व बनाए रखने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। वन नवीकरणीय संसाधन है, अर्थात नष्ट होने के बाद वनस्पतियों को उगाकर इन्हें पुनः स्थापित किया जा सकता है। वन से हमें औषधि, रेजिन, रबर, तेल, गोंद आदि प्राप्त होते हैं तथा ये वातावरण के ताप को कम करते हैं और वातावरण में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को बनाए रखते हैं। यानी कि जब वातावरण में ये जो दो गैसें होती है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन, इन दोनों की मात्रा को भी यह संतुलित करने का कार्य करती है। तो आपने देखा कि वन है वह हमारे लिए इतने सारे कार्यों को करती है। तो इस प्रकार से वन है जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अत्यंत लाभदायक है। अगला प्रश्न है कि वन एवं वन्य जीव के संरक्षण के उपायों का उल्लेख करें। यानी कि वन यानी कि जंगल, और जंगल में जितने भी जीव रहते हैं तो उन सभी को बचाव के लिए हमें क्या क्या उपाय करना चाहिए। इसका उत्तर लिखेंगे कि वन्य जीव संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय हैं। पहला कि राष्ट्रीय उद्यानों का रख रखाव करना चाहिए। दूसरा कि गैर कानूनी तरीके से वन्य जीवों के शिकार और वन्य जीव उत्पादों के अवैध व्यवहार पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। यानी कि बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जो कि गैर कानूनी तरीके से जानवरों का शिकार करते हैं और जितने भी वन में उत्पादक होते हैं उन सभी का व्यापार करते हैं, जैसे कि गांजा हो गया इत्यादि का। और फिर अगला लिखेंगे कि राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभयारण्यों के आसपास के क्षेत्रों में पारिस्थितिक तंत्र का विकास होना चाहिए। और फिर अगला है कि वन विनाश पर रोक, यानी कि वनों की कटाई पर रोक लगानी चाहिए। अगला कि वन क्षेत्रों में वृद्धि, यानी कि हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। फिर है कि वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता लाना, यानी कि लोगों को यह बताना चाहिए कि वन है वह हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है तथा वन में जितने भी रहने वाले जीव हैं वे सभी भी हमारे लिए महत्वपूर्ण उपयोगी हैं, तो उन्हें किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। प्रश्न है कि चिपको आंदोलन पर टिप्पणी लिखें। हमें चिपको आंदोलन पर अच्छे से बताना है। इसका उत्तर लिखेंगे कि 1970 के दशक में गढ़वाल यानी कि उत्तराखंड के पहाड़ों पर स्थित रेनी ग्राम में स्थित इमारती लकड़ी के ठेकेदारों के हाथों वनों का विनाश रोकने के लिए स्थानीय स्त्रियों ने पेड़ों से चिपककर एक जन आंदोलन किया था। 3 सदी पूर्व राजस्थान के खेजरी ग्राम में पेड़ों से चिपककर स्त्रियों ने जान देने की घटना की याद में लोगों ने इस आंदोलन को चिपको आंदोलन का नाम दिया। इस आंदोलन का समर्थन सुंदरलाल बहुगुणा और चंदी प्रसाद भट्ट ने किया। इस आंदोलन ने न केवल ठेकेदारों को हरे भरे वृक्षों को काटने से रोका, बल्कि सरकार एवं आम नागरिकों का ध्यान पर्यावरण सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं की ओर खींचा। यानी कि इस आंदोलन ने यह बताया कि वन है वह मनुष्यों के लिए कितना ज्यादा उपयोगी है और तथा इससे पर्यावरण को भी संतुलन होता है। तो इस प्रकार से यह बहुत ही ज्यादा मात्रा में सभी के लिए लाभदायक हुआ। अगला प्रश्न है कि जल संचयन क्यों जरूरी है, यानी कि जल को संचित करके रखना क्यों जरूरी है। इसका उत्तर लिखेंगे कि जल संचयन इसलिए जरूरी है ताकि आने वाले समय में जल की समस्याओं का सामना न करना पड़े। यानी कि आप लोग देख भी रहे होंगे कि गर्मी के समय में हमारे
भारत में बहुत जगह ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ की जल की खपत होती है अधिक मात्रा में, जिस कारण से कि उस क्षेत्र में जल ही नहीं आ पाता है। यानी कि आप लोग कितना भी कल चलाते रहिए लेकिन जल है वह ऊपर नहीं आ पाता है। तो इसी कारण से जल की खपत है वह बढ़ गया है, जिस कारण से जल है वह ऊपर नहीं आता है। तो इसीलिए हमें जल को बचा कर रखना चाहिए ताकि आने वाला जो समय होगा भविष्य उसमें जल की समस्या का सामना न करना पड़े। आबादी बढ़ने से जल की खपत दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। आप लोग देख भी रहे होंगे कि लगातार भारत की जनसंख्या है वह बढ़ ही रहा है, किंतु समय पर वर्षा न होने के कारण जल है वह संचित नहीं हो पाता है। और कितने लोगों के घरों में तो मोटर ये सभी लगे हैं, जिसके कारण जल को वो सभी लोग धड़ल्ले से उपयोग कर रहे हैं। यानी कि यदि उन्हें कोई ये बोलने जाता है कि बंद करो तो बोलते हैं कि भाई तुम्हारा पैसा थोड़ी ना लगा है, हमारा पैसा लगा है, हम लोग इसे यूज कर रहे हैं, करने दो। तो इस तरीके से लड़ाई भी हो जाता है, किंतु कोई भी आदमी उसे बताने नहीं जाता है। फिर उसके बाद लिखेंगे कि और वर्षा भी समय पर नहीं होती है। हाँ, हमने आपको पहले भी बोला कि समय पर वर्षा नहीं होता है, जिस कारण से कि जल का संचयन अच्छे से नहीं हो पाता है एवं फसलों की सिंचाई के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है। और फसल ऐसा चीज होता है और मनुष्य का प्यास भी ऐसा चीज होता है जिसे यदि समय पर ना मिले तो आने वाले समय में उन दोनों को ही बहुत ही ज्यादा मात्रा में इसका मुआवजा भुगतना पड़ता है, या फिर बोल सकते हैं कि ये दोनों अपने जीवन से हाथ धो बैठते हैं। तो इस प्रकार से ही जल है वह फसलों को एवं मनुष्यों को तथा सभी जीव जंतुओं के लिए महत्वपूर्ण आवश्यक है। अगला प्रश्न है कि बांध से क्या लाभ होता है बताएं। यानी कि बांध है वह उससे हमें क्या लाभ होता है इसके बारे में हमें बताना है। इसका उत्तर लिखेंगे कि बांध से निम्नलिखित लाभ है। पहला कि इससे जल के अधिक मात्रा को एक जगह एकत्रित किया जाता है। यानी कि आप लोग भी देखे होंगे कि जब कहीं पे भी बांध बना दिया जाता है तो इससे क्या होता है कि उस क्षेत्र के जितने भी जल होते हैं उस जल को रोक करके रखा जाता है। अगला लाभ लिखेंगे कि इससे बिजली उत्पन्न की जाती है। फिर है कि बांध सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता को बनाए रखती है। यानी कि जब कहीं पे भी बांध बना दिया जाता है तो वहां पे जल को एकत्रित किया जाता है, तो उसी जल से ही खेतों की सिंचाई की जाती है। फिर है कि बांध के नजदीक बसे हुए लोग धान और ईख की खेती कर जल का अधिक से अधिक उपयोग करते हैं। आप लोगों को पता भी होगा कि धान और ईख की खेती के लिए जल है वह बहुत ही अधिक मात्रा में उसको चाहिए होता है। तो बांध के नजदीक जितने भी खेती करने वाले होते हैं लोग, वे सभी लोग अपने खेतों में धान और ईख की उपज को अत्यधिक करते हैं, जिससे कि बांध में जितना भी जल हो उसका अधिक से अधिक उस जल को उपयोग कर सके। 10 नंबर प्रश्न है कि बांध से क्या हानि है। यानी कि बांध से कौन कौन सी हानियां होती है बांध बनाने से हमें यह बताना है। लिखेंगे कि बांध से निम्नलिखित हानियां होती है। पहला कि इसके लिए बड़े मात्रा में भूमि की आवश्यकता होती है। आप लोग देखे भी होंगे कि जब कहीं पे भी बांध बनाया जाता है तो जल है वह बहुत ही अधिक मात्रा में इकट्ठा करना होता है, तो इसके लिए हमें अधिक से अधिक क्षेत्र की आवश्यकता होगी। दूसरा कि बांध के नजदीक स्थित लोगों को दूर जाकर बसना पड़ता है। यानी कि जब कहीं पे भी बांध बनाया जाता है तो उसके निकट में जितने भी लोग होते हैं उन सभी के घरों को खाली करा दिया जाता है, क्योंकि अगर अचानक से कभी भी बांध टूटता है तो वहां के जितने भी लोग होंगे उन सभी के जान माल की हानि हो सकती है। तो इसीलिए उन सभी को यह पहले ही आदेश दे दिया जाता है कि वे सभी लोग इस क्षेत्र को छोड़कर कहीं दूर जगह पे चले जाएं। और तीसरा कि बांध टूटने का खतरा हमेशा बना रहता है। यानी कि बांध कभी भी टूट सकता है अगर मजबूती से बांध को नहीं बनाया गया तो। अगला प्रश्न है कि चिपको आंदोलन क्या है, हमें वनों का संरक्षण क्यों करना चाहिए। यानी कि वनों को हमें क्यों बचाना चाहिए। इसका उत्तर लिखेंगे कि चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में किसानों ने अंगू के वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। यानी कि वहां पे अंगू नाम का एक वृक्ष था जिसकी कटाई की जा रही थी, तो वहां के निवासियों ने उस वृक्ष की कटाई को रोकने के लिए यह आंदोलन किया था, तो इसी को ही नाम दे दिया गया था चिपको आंदोलन। अब इसके बाद का प्रश्न था कि हमें वृक्षों की कटाई को क्यों रोकना चाहिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि हमें वनों का संरक्षण इसलिए करना चाहिए क्योंकि वन देश की बहुमूल्य संपदा है तथा ये प्राकृतिक नवीकरणीय स्रोत है। वन वातावरण में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखते हैं तथा यह मिट्टी के कटाव या बहाव को रोकते हैं।
एवं यह बादलों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिसके कारण वर्षा होती है। तो हमने यहाँ पे देखा कि कितने सारे कार्य हैं वे पेड़ पौधे ही करते हैं। तो इस तरीके से हमें वृक्षों की कटाई को रोक लगाना चाहिए। तो आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। अब इसका लास्ट प्रश्न है कि अपनी आयु की विद्यार्थियों की जीवन शैली के परिवर्तन में आप कौन कौन से 4 सुझाव देना चाहेंगे। यानी कि आपके उम्र के जितने भी विद्यार्थी हैं तो आप उसको कौन कौन से परिवर्तन करने के लिए सुझाव देंगे, जिससे कि हमारे उपलब्ध संसाधनों के संपोषण को प्रोत्साहन मिल सके। यानी कि हमारे पास जितने भी पर्याप्त संसाधन हैं उन संसाधनों की खपत को कम हो सके। इसका उत्तर लिखेंगे कि संसाधनों को संपोषित करने के लिए निम्न सुझाव हैं। पहला कि हमें पानी की बचत करना चाहिए। दूसरा, हमें बिजली की बचत करना चाहिए। तीसरा कि प्लास्टिक जैसे कचरों का पुनर्चक्रण कर उपयोग करना चाहिए। और चौथा कि प्रदूषण उत्सर्जी वाहनों का उपयोग कम करना चाहिए। तो इस प्रकार से ही हम लोग संसाधनों को खत्म होने से बचा सकते हैं तथा इसके सुलभ उपयोग करके ही इसे बहुत ही अधिक समय तक इसका उपयोग कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे सारे प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं। अब मिलते हैं हम लोग फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।